बच्चों, अभी हमने लास्ट में यूनिट 1 जो सॉल्यूशन है +2 क्लास में, उसके अंदर हमने लास्ट में टॉपिक किया था, कंसेप्ट किया था हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, जिसमें हमने मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सभी एस्पेक्ट्स हमने इसके अंदर अभी स्टडी किए थे। अब हमारे पास एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को लेकर अब हम डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक के ऊपर। मतलब जो आर्टिकल हमने 1.1 और 1.2 स्टडी किया था, उसी आर्टिकल को हम शुरू करने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। हम चलते हैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो चलिए चलिए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 1B। अभी हमारे पास आर्टिकल 1.1 चल रहा है, इसी के अब हम एनसीईआरटी कॉर्नर के अंदर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के जो पार्ट्स हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1.1 के नाम से, और इस प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे पास कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास। देखो, अब हमने जो टर्म्स पढ़ी थी उन्हीं टर्म्स में से एक एक पॉइंट को लेकर हम चलेंगे। तो यदि हम न्यूमेरिकल को प्रॉपरली समझ जाते हैं तो हमें समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यदि हमें कहा जाए 20% बाई मास, तो इसका मतलब है, मास का मतलब है W/W। 20% का मतलब ये 20 ग्राम है, और 100 ग्राम हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स ये 80 ग्राम होगा। इट मीन्स ये हमारे पास सॉल्यूट हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ, सोलवेंट, और ये हमारे पास हुआ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकली टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कहता है इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल को किसी सॉल्यूशन में डाला गया है। यदि हमें सॉल्वेंट नहीं दिया होता तो वाटर, अंडरस्टूड है वाटर होगा, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूट, और वाटर के अंदर डाला है तो वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सोलवेंट। वाटर हमारे पास क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो हम इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमसे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब मोल फ्रैक्शन पूछे सोल्यूट के, इट मींस x2 की वैल्यू पूछिए। x2 हमारे पास क्या होगा, N2/N1 प्लस N2, ये पूछा है हमसे। क्योंकि सोल्यूट पूछा है इसलिए हमने x2 लिया है। यदि N1 और N2 की बात करें, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट क्या है यहाँ, वाटर है, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। और सोल्यूट हमारे पास क्या है, सोल्यूट का कितना दे रखा है, 28, और मोलिकुलर मास अगर हम निकालें C2H6O2 का, तो 24 + 6 + 32, 62 आता है, 62। तो यहाँ से हमारे पास N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू रख दें तो हम मोल फ्रैक्शन किसके फाइंड आउट कर लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल के फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि आप न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे। तो चलिए इसके अंदर एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आता है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने डिस्कस किया उसी तरह से यहाँ हमने जो एक्सप्लेनेशन की थी कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम वाटर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। मोलर मास हमने इसका 62 फाइंड आउट किया था। अब हमने मोल्स निकाले किसके, सोल्यूट के, मीन्स N2 वैल्यू निकाली। यहाँ हमने किसकी वैल्यू निकाली, N1 की निकाली है। N2 वैल्यू ये आएगी, N1 की आएगी, और हमें इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल के निकालने मीन्स x2 फाइंड आउट करना है। और x2 का फॉर्मूला क्या है, N2/N1 प्लस N2। तो देखो N2 की वैल्यू ये रख दी हमने यहाँ, N1 की वैल्यू, हमारे पास जो N1 की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ रख दी, प्लस N2, जो N2 की वैल्यू आई थी वो रखी। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ये आते हैं। यदि हमें इथाइलिन ग्लाइकोल के अलावा, क्योंकि कंपोनेंट दो हैं सॉल्यूशन में, हमसे पूछ लिया जाए वाटर का क्या होगा, तो हम, हमारे पास ये फॉर्मूला था XA + XB = 1। यदि हमें XB की वैल्यू मिल गई तो 1 - XB, XB की मिल गई तो 1 - XA। XA, XB तो हमने कैलकुलेट कर ली, सॉरी, XB तो हमारे पास यहीं आ गई। यदि हम XA निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा,
1 माइनस एक्स बी की वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ इस वैल्यू से ये निकाल सकते हो, कैलकुलेट करो या माइनस करके निकालो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए अगले एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं हम। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, 5 ग्राम ऑफ NaH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो हमसे अब मोलरिटी पूछिए। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है ही। तो यदि हम मोलरिटी निकालें तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास, देखो जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट जरूर लिखेंगे स्टेप 1 में, वी नो दैट, और तुरंत उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। तो मोलरिटी हमने पढ़ी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि वॉल्यूम हमारे पास ml में दे रखी है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, गिवन मास 5 ग्राम है, और इसका मोलिकुलर मास कितना होगा 40, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 450, इंटू क्या कर दें हम 1000। ये हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे, शायद आपको क्लियर भी है। तो देखिए हमारे पास जब हम टोटल वैल्यू पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.278 मोल पर लीटर, या इतना मोल डेसीमीटर क्यूब आएगी। लीटर और डेसीमीटर क्यूब की यूनिट सेम होती है, ठीक है। आंसर हमसे इसमें मोलरिटी में पूछा है, तो हम इसको आंसर मोलरिटी में लिखेंगे, ये आंसर करेक्ट है। यदि हम इसको मोल पर लीटर में बदलना चाहें तो इस तरह से बदल सकते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब में बदलना चाहें तो इस तरह से, क्योंकि मोलरिटी होती है मोल पर लीटर या मोल डेसीमीटर क्यूब, ये तीनों यूनिट ही मोलरिटी की। हम किसी भी तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है, और इतना ग्राम इथेनोइक एसिड दे रखी है इन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन। इट मीन्स हमें समझना होगा ये सोल्यूट है और ये हमारे पास क्या है, सोलवेंट है। सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि हम सोल्यूट और सोलवेंट को समझ गए, हमारे पास अगला एस्पेक्ट आसानी से कवर हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमने मोलर मास फाइंड आउट किया। ये हमारे पास मोलर मास है किसका, इथेनोइक एसिड का, जो कि 60 है। फिर हमने मोल्स फाइंड आउट किए किसके, इथेनोइक एसिड, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपने मोल्स आ गए। फिर हमने मास ऑफ बेंजीन फाइंड आउट किया, क्योंकि ये हमें ग्राम में दे रखा है तो हम इसको केजी में बदल सकते हैं। ग्राम में रखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको केजी में बदल लिया हमने। अब मोलिलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोलवेंट, मोल्स ये हमारे पास आ गए थे। मास ऑफ सोलवेंट हमने ग्राम में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। केजी में लेते तो मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये हमारे पास मोल पर केजी इनवर्स, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.556 m स्मॉल m। इतना हमारे पास मोलिलिटी का आंसर आ जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन को हम आसानी से समझ के और फिर सोल्व करेंगे। तो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन 1.1, मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हमें किसकी, बेंजीन की एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। बेंजीन हमें 22 ग्राम, और ये कितने में दिया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर। इसका मतलब ये हमारे पास सोल्यूट है और ये हमारे पास क्या हो गया, सोलवेंट। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास 144 टोटल सॉल्यूशन का मास बनेगा। तो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है कि हमारे पास मान लो इसकी निकालनी है, कितने में से ये 144 इंटू कितनी हो जाएगी 100। इसकी निकालनी है तो ये कितने में से 144 कितनी हो जाएगी 100। इस तरह से हम दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे टोटल करने के बाद। तो चलिए ये देखिए, मास परसेंटेज हमने पहले किसकी निकाली, C6H6 की। तो टोटल मास कितना हो गया था 144, तो ये हो गया। और दूसरे की अगर हम निकालेंगे, इसकी 50.28% आ गई। सेकेंड वाले में निकालेंगे तो 122 कितने में से, 144 में से, इतनी परसेंटेज आ गई। आंसर्स अगर हम चेक करना चाहे हमारा सही है या गलत है, तो जो फर्स्ट परसेंटेज आती है उसको 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, वो और जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ये दोनों वैल्यू जो है बराबर आनी चाहिए। तो इस तरह से हम 1.1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1.2।
इसमें हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है बेंजीन का इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन है उसको अगर ध्यान से देखें 30% बाय मास इन CCl4, तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है बाय मास, इसका मतलब है 30 ग्राम और सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 100 ग्राम, तो बच कितना गया इसमें 70 ग्राम बच गया। तो ये हमारे पास सोल्यूट है, ये हमारे पास सोलवेंट है और ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल में हमारा ब्रेन बिल्कुल काम करना चाहिए कि जो कह रहा है उसको सबसे पहले हम डिफाइन करें। अब इसमें देखो सोल्यूट और सोलवेंट कौन सा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% इन CCl4, मतलब CCl4 के अंदर। तो मतलब ये पार्ट किसकी बात कर रहा है CCl4 की, और ये पार्ट किसकी बात कर रहा है बेंजीन। बेंजीन का अमाउंट लेस है तो ये सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा, इसकी अमाउंट मोर है, ऑलरेडी कह भी रखे इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सोलवेंट की तरह एक्ट करेगा। बेंजीन का निकालना है हमें, तो बेंजीन का मतलब हमें X2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो हमारे पास होगा N2/N1 प्लस N2। N1 आपको पता है, यदि इसका N1 निकालोगे तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, इसका N2 निकालोगे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। हम CCl4 और बेंजीन का मास निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से N1 N2 मिलेगी और इसको वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी X2 आएगी। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आएगा ये देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है 70 30% में से, और यदि हम मोलिकुलर मास निकालें तो 78 नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले। ऐसे ही मोलर मास ऑफ CCl4 निकाल लिया हमने, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमें X2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो N2/N1 प्लस N2 इसको रखेंगे तो लगभग हमारे पास 0.458 आंसर हमारे पास आएगा। बेंजीन यहाँ सोल्यूट की तरह काम करेगा, इसलिए हमें यहाँ X2 फाइंड आउट करनी होगी। ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे अच्छी तरह से। 1.3 क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कहता है कि हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है इस सॉल्यूशन में, और हमें दो कंडीशंस दे रखी ए और बी। यदि हम ए की बात करें हम सबसे पहले, तो ए को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और बी को कैसे करेंगे ये देखो। हमें मोलरिटी का फॉर्मूला हम सबको क्लियर है, सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ए में आते हैं। तो हमें 30 ग्राम ऑफ ये इतना लीटर ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है। तो सबसे पहले यदि हम मोलर मास फाइंड आउट करें इस कंपाउंड का, कोबाल्ट का 59 और 2 इसके पीछे लगा है तो अंदर सभी से 2 से मल्टीप्लाई होगी और टोटल मोलर मास 291 आए। अब हमें मोलरिटी निकालने के लिए मोल्स चाहिए, तो हमने मोल्स निकाले। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास ऑलरेडी हमें 30 ग्राम दे रखा था, मोलर मास 291 आया, तो ये हमारे पास आगे मोल। अब मोलरिटी निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी थी 4.3, हमारे पास इतनी मोलरिटी आ गई। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड हमें क्या करना था, ये डाइल्यूटेड टू 50 ml, इतना ml दे रखा है, ये मोलरिटी दे रखी है, इसकी कर रखा है, इतना ml डाइल्यूटेड कर दिया, इसकी मोलरिटी निकालो। तो यहाँ दो तरीके हैं, एक तो जो ये दे रखा है इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक शॉर्ट तरीका और है, M1V1 इजिकल टू M2V2। M1 कितनी दे रखी है 0.5, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 37, M2 हमें फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 500। तो हमारे पास कितनी आएगी M2 आएगी 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। तो आंसर हमारे पास 0.3 है, यही आंसर आएगा सेम। मतलब अल्टरनेट इस तरीके से भी हम डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ दूसरा तरीका दे रखा है कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 0.5 एम का मतलब है कि इतने मोल 1000 में प्रेजेंट है, मतलब इतने मोल ऑलरेडी दे रखे हैं कितने में 1000 ml में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कितने 300 ml, 1000 में यदि इतने मोल प्रेजेंट है, एक में कितने होंगे और 30 में कितने होंगे 30 ml में, तो वहाँ से मोल आ जाएंगे हमारे पास, उन मोल्स को वॉल्यूम को रख देंगे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्टरनेट वे है हमारे पास। आगे यदि हम 1.4 है, यहाँ हमसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलल एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मोलल एक्वस सॉल्यूशंस, मोलल
एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलल का मतलब है मोलिलिटी। यदि मोलिलिटी निकालनी है तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, नीचे क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये केजी में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास हमें दे नहीं रखा, वो निकालना, वो हमने एक्स मान लिया। मोलर मास यदि इस पूरे का निकालो तो नाइट्रोजन का 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो ये निकालेंगे तो लगभग हमारे पास 60 के आसपास वैल्यू आएगी, वो रख देंगे। वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 2.5 kg है। मोलिलिटी कितनी दे रखी है, 0.25। या हम इसको इधर ले जाएं, इक्वल टू x/60, इसको इधर ले जाएं तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स हमसे पूछा था कि इसका मोलर मास कितना होगा, यही तो पॉइंट हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। देखो, हमने मोलर मास निकाला सबसे पहले 0.25। यूरिया का मतलब क्या है कि 1000 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है, मतलब इस मोल को हमने फिर ग्राम में बदल लिया, तो हमारे पास इतने ग्राम यूरिया होगा। तरीका दूसरा ये। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन अलग तरीके से निकाल लिया इसमें कि 1000 + 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया, और 2.5 मतलब 2500 ग्राम कितना करेगा, इतना ग्राम सॉल्यूशन 15 ग्राम करता है, 1 ग्राम कितना करेगा, इतना करेगा, और 2500 ग्राम कितना करेगा, इतना करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लगभग 37 ग्राम यूरिया आएगा। दो तरीके करने के हैं, एक मैंने अभी आपको बताया, सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो। एक ये है कि जितनी मोलल है इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, फिर इतना ग्राम में इतना है, एक में कितना होगा, इसमें कितना होगा, और हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड वे है सोल्व करने का। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ इट्स डेंसिटी ऑफ 20%, मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन इज दिस। तो यहाँ हमारे पास कंसेप्ट दे रखा है, मास बाय मास का मतलब, सबसे पहले तो हम पॉइंट टू पॉइंट आते हैं इसमें। सबसे पहले मोलर मास फाइंड आउट करेंगे किसका, KI का। तो पोटाशियम का 39, आयोडीन का 127, 166 हो गया। 20% मास बाय मास का मतलब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 20 ग्राम और 100 ग्राम सॉल्यूशन, और सोलवेंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ, 80 ग्राम सोलवेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया अपने को। तो हमारे पास ये देखो 80 ग्राम हमारे पास सोलवेंट हो जाएगा। मोलिलिटी निकालनी है, मोल्स ऑफ KI अपॉन मास ऑफ वाटर इन kg। मोल्स निकालो KI की, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन ये है, मोलर मास ये है, और वाटर का कितना है 80 ग्राम। या तो इसको 80 ग्राम लिखो, या फिर इसको क्या कर सकते हो आप लोग, या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, और इसको ऐसे लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन 80 इंटू क्या कर सकते हो 1000। यदि तुम इसको ग्राम में लेके चलते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, और यदि इसको तुम केजी में लेके चलते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, और हमारे पास इतनी मोलिलिटी आएगी। या इसको हम 3.5 m अप्रोक्सीमेट इतना लिख सकते हो। क्या ए पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट बी में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, बी में हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा डिफर होगा। वहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ 1000 सॉल्यूशन मतलब 1000 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है सॉल्यूशन का, जो मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें क्वेश्चन में, जो कि 100 ग्राम है। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मोलरिटी में हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा है 100, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.20। यदि हम इसको इसके रखें तो हमारे पास इतना ml में आएगी और इतना लीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्ट हमारे पास 1.45 m आंसर आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के थर्ड पार्ट पे।
क्या क्या हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने। तो मोल फ्रैक्शन हमें जो फाइंड आउट करने हैं वो के आई मतलब सोल्यूट के फाइंड आउट करने। तो मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। यहाँ हमने N1 और N2, तो के आई क्या है यहाँ सोल्यूट है, तो यहाँ सबसे पहले हमने N2 की वैल्यू फाइंड आउट की, और ये जो वैल्यू फाइंड आउट की ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, N1 की। इस वैल्यू के अंदर जब हमें X2 फाइंड आउट करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये रखेंगे, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा सर। ये हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं कि जो हमारे पास है उसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास ये रहेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। हमने एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट इस टॉपिक से रिलेट कंप्लीट डिस्कस कर लिए। तो यदि हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे चलते हैं तो वहाँ हमारे पास एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी कर चुके हैं। राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप, यदि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हमें ये क्वेश्चन थ्योरी में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल बताना था हमें सॉलिड सॉल्यूशन का, इन विच सोल्यूट इज ए गैस, जिसमें सोल्यूट गैस हो। ध्यान आपको पैलेडियम लिया था हमने, और उसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है वो एडजर्व हो जाती है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी, मोलरिटी, मास परसेंटेज। यहाँ डिफाइन शब्द दे दिया तो हमें डिफाइन करना है। कई बच्चे क्या करते हैं सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं। डिफाइन का मतलब है कि जैसे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लाइक दैट यदि मोलिलिटी की पूछी जाएगी तो एग्जैक्ट जो इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी मोलिलिटी की, कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सोलवेंट, पर केजी ऑफ सोलवेंट। पर केजी ऑफ सोलवेंट जो है उसमें जो मोल्स डिजोल्व होते हैं वो मोलिलिटी हो जाती है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, डिनोटेड बाई स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं एम, फिर लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, नीचे लिख सकते हैं मास ऑफ सोलवेंट, और यदि ये ग्राम में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लिखेंगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखाते हैं और इसको लिखने के बाद एग्जामिनर नंबर काट लेता है, क्योंकि यार डेफिनेशन पूछिए, फॉर्मूला हमसे नहीं पूछा है, तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1.4 है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल भी है, तो थोड़ा सा अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से करें तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को हम काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा है 1.4 में, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% बाई मास। देखो यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि 68% बाई क्या है, बाई मास है, इन एक्वस सॉल्यूशंस। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। यदि हमें डेंसिटी इतनी दे रखी है तो बाई मास का मतलब इसी से हमें पता लग जाएगा। 68 ग्राम तो हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, और सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब जो बच गया हमारे पास 32 ग्राम, ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलरिटी करनी है। तो मोलरिटी में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो ये गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो गिवन मास कितना दे रखा है 68, और HNO3 का मोलिकुलर मास निकालोगे वो भी लगभग इतना ही आएगा, 68 के आसपास आएगा। वॉल्यूम निकालनी है तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो मास दे रखा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो 100 और डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.504। यहाँ से हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उस वॉल्यूम को यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पॉइंट को, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया उसी पार्ट में, 68% बाई मास का मतलब क्या है कि नाइट्रिक एसिड 68 ग्राम,
सॉल्यूशन 100 ग्राम, मोलर मास HNO3 68 3 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, डेंसिटी हमें इतनी दे रखी है, वॉल्यूम हम मास अपॉन डेंसिटी करके निकालेंगे तो इतनी आएगी। तो मोलरिटी का सीधा फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ये आएगा वॉल्यूम ये आएगी, हमारे पास लास्ट में इतना m कैलकुलेट करके आएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 1.5 क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। हमें दे रखा है एक सॉल्यूशन दे रखा है इन वाटर लेबल्ड 10% W/W। 10% W/W का मतलब है कि 10 ग्राम सोल्यूट, 90 ग्राम सोलवेंट, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये बनता है हमारे पास। व्हाट शुड बी द मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, दोनों चीज बतानी है और डेंसिटी हमें ये दे रखी है। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 में हमने 10% W/W देखा, तो उसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और वाटर कितना हो गया हमारे पास 90 ग्राम हो गया। मोलिलिटी जब हम निकालते हैं तो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ वाटर। तो चलिए पहले मोलिलिटी देखते हैं। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होगा 180 होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास मोलिकुलर मास 10 दे रखे हैं, 180 इतने मोल आ जाएंगे। अब इसकी मोलिलिटी निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं ये दे रखे हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट तो फिर 90 ग्राम दे रखे हैं, इसको हमने केजी में बदल लिया और हमारे पास इतनी मोलिलिटी आ जाएगी। इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, मतलब 0.62 m। आई होप यहाँ तक क्लियर। तो हम सबसे पहले हमसे मोलिलिटी पूछिए, उसके बाद हमसे क्या पूछे मोल फ्रैक्शन पूछा। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है तो x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पूछे, ग्लूकोज को डिजोल्व किया है ना, तो ये निकालेंगे तो N1 और N2 यदि हमें पता हो तो दिक्कत नहीं आएगी। N1 के मोल्स तो हैं हमारे पास, ये रही दीज आर द मोल्स ऑफ N1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल ली तो ये हमारे पास, सॉरी ये मोल्स किसके N2 के हैं, और ये मोल्स किसके हो जाएंगे N1 वाटर के हो जाएंगे। चलिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, N1 N2 की वैल्यू रख देंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकाला हमने, उसके अंदर हमने जैसे वैल्यू को पुट किया, तो ये देखो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन x2 की वैल्यू निकाली, तो x2 में क्या होगा N2 अपॉन N1 और प्लस क्या हो जाएगा N2, ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। यदि हमें वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो 1 माइनस एक्स भी कर देंगे, ये आ जाएंगे, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मोल फ्रैक्शन निकाल। अब थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है मोलरिटी पूछी गई। तीसरे स्टेप में भैया मोलरिटी बताइए क्या होगी। नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही है हमें, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दे रखा था 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1 2, तो वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये देखो 100 अपॉन इतना तो 83.3, ये इतना लीटर आ जाएगी। इस वॉल्यूम को जैसे यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास मोलरिटी कितनी आएगी 0.67। इस तरह से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास सारे एस्पेक्ट्स हैं, मोलरिटी का भी है मोलिलिटी का भी है, तो सभी एस्पेक्ट्स हमने इसके अंदर निकाल 1.6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये IIT एडवांस तक का कंसेप्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है वो देखते हैं। ये कहा गया है कि हाउ मेनी ml ऑफ HCl, मतलब एक कंटेनर है और उसमें हमारे पास मिक्सचर है, और वो मिक्सचर भी कितना है 1 ग्राम मिक्सचर है, और किसका मिक्सचर है वो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों को मिला के 1 ग्राम मिक्सचर कहता है। और उसके अंदर इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके मोल
और इसके मोल, दोनों के मोल के हैं इक्वल, इक्विमोलर अमाउंट है 1 ग्राम मिक्सर में। तो कहता है कितनी 0.1 m HCl है वो कितनी डाल दी जाए इसके अंदर, ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है ना कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे। तो कहता है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सर। 1 ग्राम मिक्सर है इन दोनों का, और कहता है कि 0.1 कंसेंट्रेशन m कंसेंट्रेशन HCl कितनी डाली जाए ताकि ये 1 ग्राम के साथ कंप्लीटली क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन, फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसके अंदर। हम हमें अमाउंट नहीं पता इसकी कितनी अमाउंट है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, मिक्सर के अंदर हमने x मान ली, तो यदि हम इसको x मान लेंगे तो दूसरा कितना है, टोटल अमाउंट 1 ग्राम थी, दूसरे की अमाउंट कितनी आ जाएगी 1 माइनस x ग्राम। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मोलर मास निकालेंगे पहले का, इसका सोडियम कार्बोनेट का। तो ये मोलर मास हमारे पास 106 ग्राम पर मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो गिवन मास क्योंकि हमने x माना था तो x अपॉन गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालेंगे और इसके मोल फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मास कितना था 1 माइनस एक्स अपॉन, इस तरह से हम दोनों के मोल फाइंड आउट कर लेंगे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के। आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसको नोट करते रहे साथ साथ, और ये एस्पेक्ट जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, और अगले स्टेप में जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में हमें एक शब्द कहा गया है हमें इक्विमोलर। तो क्वेश्चन हमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्विमोलर, मतलब इसके मोल्स और इसके मोल दोनों के मोल इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके पास यहाँ आएगी। यदि हमें एक्स मिल गया तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स बता पाएंगे, इसके मोल कितने होंगे और इसके मोल कितने होंगे। एक्स की वैल्यू के बाद हमने दोनों के एक्यूरेट मोल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए कि भाई सोडियम कार्बोनेट कितने मोल आएंगे और इतने, तो क्योंकि इक्विमोलर था तो देखो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल आ चुके हैं। आगे हम इस पॉइंट में देखें तो हमारे पास अब जो पूछा है वो आंसर हमें मिलने की पॉसिबिलिटी, स्टीकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पे चलेंगे हम। HCl यदि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो ये रिएक्शंस होती है, और उस टाइम पे इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं। HCl यदि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करती है, बैलेंस करते हैं, तो इसका 1 मोल रिएक्ट होता है। ये 2 इक्वेशन हैं। तो पहली इक्वेशन में क्या है, 1 मोल ऑफ, इसका मोल कितना है 1 मोल, 1 मोल रिएक्ट विद HCl के कितने मोल होते हैं 2 मोल। यदि देयरफॉर इतने मोल यदि हम सोडियम कार्बोनेट के लिए, तो उस टाइम पे HCl के कितने मोल आएंगे, कितने मोल आएंगे। इसी तरह से 1 मोल के लिए HCl का कितना मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए, और इसके पीछे मोल आए थे इतने, उसके लिए कितने मोल चाहिए, इतने मोल। कुल मिला के टोटल मोल कितने चाहिए, कितने मोल रिएक्ट करने के लिए चाहिए। इसका मतलब हमारे पास कितने मोल आ गए। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, यहाँ तक हमने टोटल मोल निकाल लिए, टोटल मोल रिएक्ट कितने की, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट है 0.1 MHCl, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि इतना MHCl, इसका मतलब ये है कि इतने मोल HCl के 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर है, तो एक में कितने प्रेजेंट होंगे, इतने, और हमारे पास टोटल मोल कितने हैं, इतना, इतने मोल में कितना HCl प्रेजेंट होगा, इतना ml HCl प्रेजेंट होगा, या कह सकते हैं इतना ml चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन यही था कि बताइए इतना ml HCl, मतलब इस कंसंट्रेशन का कितना HCl चाहिएगा, तो हमें 1559 चाहिए। पीछे हमने देखो दोनों को मास माना, मास को इक्विमोलर रखा, फिर हमने कंसिडर करके निकाला इसको। मैं एक बार फिर से इसके आंसर्स को रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेना। हमने कंसिडरेशंस क्या किए, सबसे पहले हमने दोनों के मास, इसके मास को x माना, इसको 1 माइनस एक्स, और यहाँ से हमने इक्विमोलर कंडीशंस लगाते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट की, उससे हमें दोनों के मोल मिल गए। जैसे दोनों के मोल मिले हमें, फिर स्टीकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की, यदि 1 मोल 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है इतने कितने के साथ करेंगे, 1 मोल के साथ करता है इतने करेंगे, टोटल मोल हमारे पास इतने हुए। इसका मतलब इतने मोल HCl के कितने प्रेजेंट 1000 ml, क्योंकि 0.1 m मोलरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल कितने में होगा और इतने मोल कितने में होंगे, तो वॉल्यूम आएगा हमारे पास 159 ml। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। 1.7 क्वेश्चन है हमारे पास, और कहता है कि ए सॉल्यूशन इज डिजोल्व बाय मिक्सिंग इतना ग्राम वो 25% और इतना ग्राम वो 40%, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो हमें परसेंट मास परसेंट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट दे रखा है, वेरी सिंपल। मास ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सॉल्यूशन, कहता है इसका 25% है, कितने का, 300 का 25%, तो इतना ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन सेकंड क्या कहता है, 400 का कितना है, 40%, इतना ग्राम आ जाएगा। यदि हम मिक्सिंग कर दें, कहता है आफ्टर मिक्सिंग बोथ द सॉल्यूशन, कहता है दोनों को यदि मिक्स कर दोगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इसका 75, 160, इसका कितना है, 235 ग्राम आएगा। और सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा दोनों का, यदि इसका 300 और इसके 400 कर दे तो कितना आएगा, 700 ग्राम आएगा। यदि हम मास परसेंट निकालें सॉल्यूट का, तो ये इतना बाई इतना, ये कितना आएगा, इतना परसेंट आएगा। आगे इतनी हमसे परसेंटेज तो पूछी थी, कितनी आएगी आगे। यदि हमें सॉल्वेंट की परसेंटेज पूछनी है तो 100 में से इस वैल्यू घटा देंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 66.43%। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन दे रखा है और इतना वाटर दे रखा है, मतलब ये सोल्यूट ये सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देन व्हाट विल द मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों ही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो हम थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें एस्पेक्ट लेवल क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 में आते हैं, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूट का मास कितना दे रखा है, इथाइलिन ग्लाइकोल का 222.6 ग्राम ये दे रखा है सोल्यूट। और यदि मोलर मास निकालें हम इसका तो कितना आएगा, 62 आएगा। सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। तो हमारे पास किसका है, सॉल्वेंट का है। और ये 200 ग्राम हमें हमारे पास किसका दे रखा है अभी, मास ऑफ सॉल्यूशन। 200 ग्राम देखो सॉल्वेंट का मास दे रखा है ऑलरेडी, और ये हमारे पास किसका मास हो जाएगा, सोल्यूट का। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 422.6 ग्राम, मतलब इतना केजी हो जाएगा। मोलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये रख देंगे, हमारे पास ये आ जाएगी मोलिकुलर। शायद ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या कर रखा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड में, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ने के बाद ही टोटल मास हमारे पास आएगा। लेकिन देखो यहाँ गलती क्या कर रखी है, इसमें गलती है। यहाँ यहाँ गलती क्या है, यहाँ हमसे पूछा है मोलिटी, तो मास नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर, तो गिवन मास हमारे पास ये है, मोलिकुलर मास कितना है, 62 है। यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, तो सॉल्वेंट तो ऑलरेडी हमारे पास 200 ग्राम, तो हम क्या कर देंगे 200 तो गुना में क्या कर देंगे 1000, ये हम कैलकुलेट करें। यदि इसकी जगह मोलरिटी पूछते तब हम ये लेते, तो ये वाला पार्ट हम इसके अंदर नहीं लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, और चलिए स्टेप 2 में मोलरिटी पूछिए। हाँ यहाँ पॉइंट बिल्कुल सही है मोलरिटी वाले में। मोलरिटी में टोटल हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा लगभग 422.6 ग्राम हो जाएगा। ये वॉल्यूम है हमारे पास, इस वैल्यू को हम जैसे इसके अंदर पुट करेंगे तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ये मोल हो जाएंगे। तो मोलरिटी हमारे पास कितनी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ सोलवेंट और प्लस सोल्यूट दोनों लिक्विड में, तब हमारे पास जोड़ के इतना मास में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसकी देखते हैं हम, और लास्ट प्रॉब्लम है अभी जो टॉपिक कर रहे हैं उसकी। कि सैंपल दे रखा है ड्रिंकिंग वाटर में, और कहता है क्लोरोफॉर्म से कंटेमिनेटेड है, जो कि कार्बोनोजेनिक है, मतलब कैंसर हो सकती है। द लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन वाज 15 ppm बाई मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। हमें परसेंट बाई मास में इसको एक्सप्लेन करना है। तो दोनों ही पार्ट वेरी सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। परसेंट बाई मास निकालना है, तो पीपीएम का मतलब क्या होता है कि कोई भी सोल्यूट इन 10⁻⁶ में प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 15 ppm। इसका मतलब है कि 10⁻⁶ ग्राम जो सॉल्यूशन है
उसमें 15 ग्राम हमारे पास ये प्रेजेंट है। यदि इसको 100 मतलब परसेंटेज में निकालना है तो 15 कितने में प्रेजेंट है, 10⁶ में, तो 100 में कितना प्रेजेंट होगा इंटू 100, तो हमारे पास इतना परसेंट आ जाएगा। 15 ppm का मतलब यही है, ppm का मतलब यही है कि 15 ग्राम इन 10⁶, ये मतलब 15/10⁶, और परसेंटेज निकालनी है 100, तो हमारे पास ये है। अब निकालते हैं मोलिलिटी। क्लोरोफॉर्म का यदि हम मोलर मास फाइंड आउट करें तो ये होगा। सोलवेंट का यदि हम मास फाइंड आउट करें, मास ऑफ सोलवेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना था हमारे पास, ये तो मतलब भाई 10⁶ था, तो 10⁶ को ये लिख सकते हैं। और सोल्यूट का मास हमारे पास कितना है, 15, तो 15 उसमें से घटा देंगे, तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। और वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सोलवेंट इंटू 1000, नंबर ऑफ मोल्स ये आए थे, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट ये आए थे इंटू 1000, तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो क्लोरोफॉर्म का जो मोलिकुलर मास है वो पुट कर देंगे, और गिवन मास हमें कितना दे रखा है, 15 ग्राम, अपॉन मोलिकुलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 8985 ये दे रखा है। इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मोलिलिटी, जो कि अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी हमारे पास। यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये कंसेप्ट भी आपको लगभग यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अभी हमने एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, मास परसेंटेज, पीपीएम, इन सब टर्म्स के ऊपर हमने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स की हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट आती है। इसके बाद इसी लेक्चर में अब हम करेंगे कंपटीशन कॉर्नर। कंपटीशन कॉर्नर में वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हमसे जेई के अंदर, नीट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जाती है, और ये अपनी डीपीपी है। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो ये वो प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम करने के बाद कंपटीशन की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसी टॉपिक की डीपीपी को हम सोल्व करेंगे, इसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, 25 क्वेश्चन हम, या 35 क्वेश्चन के आसपास हम सोल्व करेंगे, और वो क्वेश्चंस लगभग स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन में हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।